70th बीपीएससी के लिए जितना भी टाइम बचा हुआ है, अभी भी आप थोड़ी सी मेहनत करके, रेगुलर स्टडी करके, सिर्फ और सिर्फ 70th बीपीएससी का एग्जाम ओरिएंटेड जितना एग्जाम निकालने के लिए जरूरी है, उतना मटेरियल, उतना सिलेक्शन मटेरियल पढ़ के प्लस उसके एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस देख के, तो ये हो गया पूरा पढ़ाई। करीबन 2 घंटे की प्रैक्टिस डेली, पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज से, और प्लस हम जो पीवाईक्यू कंपाइल करके देते हैं वो, और लास्ट में रिवीजन। ये 3 चीजें करके करीबन 8-9 घंटे अगर आप अभी से भी दे दें तो पीटी आराम से निकल सकता है। सिर्फ और सिर्फ उतना दिया जाएगा जिससे 70th बीपीएससी का पीटी का कट ऑफ निकल जाए, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल। करना क्या है, पीपीआर फॉर्मूला अपनाइए। 6-1 का जो है इसमें हिसाब किताब है। 6 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। पढ़ाई किससे किससे करनी है? एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल प्लस पेड ग्रुप के जो रिकॉर्डेड, एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड, बाकायदा हमने पीपीटी में बना के इस बार पेड ग्रुप के लिए जो है स्पेशली वो दिए हैं। ठीक है, तो पढ़ाई 6 आवर्स, करीबन 2 घंटे की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं? एससीएस की टेस्ट सीरीज है, एससीएस का पेड क्विज है, और एससीएस के पीवाईक्यू जो कंपाइल्ड वाले हैं, जितना उसमें दिया है बस उतना ही पीवाईक्यू रेलेवेंट है। हम बाकायदा देखिए, जितने भी जैसे सालों के पेपर होते हैं, हम उसमें से जो इररिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे करंट वगैरह के क्वेश्चन आगे के एग्जामों के लिए रिलेवेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कई सारे जो जीके वगैरह के फैक्ट्स बदलते जाते हैं वो भी आगे रिलेवेंट नहीं रहते हैं, तो उनको फिल्टर करके जो आज के लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न पर चल रहे हैं उस हिसाब से पूरी प्रैक्टिस हम करवाते हैं पेड क्विज में, टेस्ट सीरीज में। ठीक है, 1 घंटे का रिवीजन करना पड़ेगा। 9 घंटे अगर आप जो है टाइम दीजिए, सिर्फ ये 3 चीज कर लें, आराम से चाहे जैसा पेपर आ जाए कट ऑफ क्लियर हो सकता है। एससीएस सिलेक्शन मटेरियल प्लस एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज। एक चीज और है कि हम सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। पहला आयाम यह है सिलेक्शन मटेरियल प्लस एक्सक्लूसिव वीडियो। ठीक है, जितना 70th बीपीएससी पीटी के कट ऑफ निकालने के लिए जरूरी है वो सब इसमें दे दिया गया है। अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। ये वाला अगर आपने टोटल बीपीएससी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लिया तो आपको अलग से कुछ देखना ही नहीं है, ना टेस्ट सीरीज, ना पीवाईक्यू, ना करंट अफेयर, ना बिहार स्पेशल, ना बिहार का करंट, सब कुछ इसी में मिल जाएगा। पूरा प्री का कंप्लीट है ये। इसके बाद मेंस का भी हमारा आंसर राइटिंग वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, और आज से नहीं, कई सालों से चल रही है लगातार। तो पढ़ना ये है, 6 घंटे के लिए आपको इसको जो है डेली पढ़ना है, अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं। ठीक, तो सिलेबस में प्लस पीवाईक्यू प्लस लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से जितना एक्चुअली में जरूरी है पढ़ने के लिए वो हमने इसमें दे दिया। इसके अलावा नहीं जरूरत है। पीवाईक्यू में जो भी फैक्चुअल बीपीएससी स्पेशलाइज जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड जितना चीजें जरूरी है वो सब हमने इसमें दे दिया। तो सिलेबस को एक आयाम पे हमने यहां खत्म कर दिया कि मतलब जितना जरूरी वो आपने पढ़ लिया। लेकिन भाई पढ़ने से तो होगा नहीं, ये तो पीसीएस एग्जाम है ना। यहां पे अगर आपने प्री से पहले कम से कम 8-10 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो प्री निकालना जो है गुरु टफ हो जाएगा, लाले पड़ जाएंगे, ये समझ लो। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और उस पे जो है कोई प्रैक्टिस ही ना करो, आपको पता ही नहीं भाई किस तरह क्वेश्चन आते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न बदल गया है ना। पीवाईक्यू वगैरह, पीवाईक्यू से पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती है। और पीवाईक्यू से ऐसा नहीं है, वो जमाने नहीं रहे कि पीवाईक्यू पढ़ के प्री जो है निकाला हो, पहले होता था, आजकल ऐसा नहीं होता है। यूपीपीएससी आयोग ने भी पूरी तरह से पीवाईक्यू, आप देखिए यूपीपीएससी में 4-5% ज्यादा पीवाईक्यू नहीं आते हैं। बीपीएससी में भी ऐसा ही है, बहुत ज्यादा 5 से 8-10% तक जो है इसमें आ सकते हैं, और वो भी जितना रिलेवेंट है वो हमने ऑलरेडी दे दिया है। तो सिलेबस को एक आयाम पे हमने खत्म किया यहां पे कि पढ़ लो यहां से। लेकिन भाई जब तक आप उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा ही नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जैसे पेड क्विज में इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा सिलेबस जितना भी पीटी के लिए जरूरी है उसको क्वेश्चंस के माध्यम से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो पूछ लेते हैं। और तीसरा आयाम है हमारा सिलेबस को खत्म करने का टेस्ट सीरीज, बहुत ही डिटेल्ड जो है यहां पे बनती है, और इसमें इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, जिस तरह के बीपीएससी आयोग लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारी चीजें बिल्कुल फ्रेश टेस्ट सीरीज बनाते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होती है, हाई यील्ड होती है। आप जो है सिलेक्शन मटेरियल और एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस तो जरूर पढ़ें, अगर कहीं और से भी पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट एससीएस की पेड क्विज टेस्ट सीरीज ये तो जरूर लगा के जाना। पूरे 150 जो क्वेश्चन आएंगे, लगभग 50% के आसपास क्वेश्चन आपको पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज से मिल सकते हैं। हर बार जो है इतना ही आते हैं लगभग, तो करीबन 70-75 क्वेश्चन तो आपको पेड क्विज टेस्ट सीरीज ही से मिल जाएंगे जो हमने कराए हुए हैं, है ना। अभी के लिए जो है दिवाली वगैरह आप जरूर बनाएं, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रखें। पटाखे खूब छुड़ाओ लेकिन पढ़ाई करते रहो, पढ़ो भी, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। पीसीएस वगैरह के एग्जाम में आप एक बात समझ लो, चाहे दुनिया भर का कितना भी पढ़ लो, अगर प्रैक्टिस नहीं कर लो तो प्रिव्यू नहीं होगा, साफ बात एकदम। ठीक, एक बात और है कि ये नहीं कि भाई सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते रहेगा उससे निकाल लिया, नहीं, पढ़ना भी पड़ता है,
प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, रिवीजन भी करना पड़ता है। तो इस तरह से आप अभी भी कट ऑफ निकाल सकते हैं 70th बीपीएससी का। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप में जो एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज, ये 3 चीजें अगर आपने करीबन डेली 9 घंटे पढ़ लिया, 9 घंटे मतलब टोटल स्टडी आवर्स, 6 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे की प्रैक्टिस, 1 घंटे रिवीजन, इतना कर लिया, जितने दिन बचे आराम से चाहे जैसा पेपर आ जाए कट ऑफ ग्रुप फोड़ के आओगे। देखिए हमारे ऐप में बाकायदा सिलेक्शन मटेरियल का पूरा कोर्स चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पेड टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में जाएंगे तो टेस्ट सीरीज पूरी मिल जाएगी। अच्छे खासे नंबर के जो है हमने टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं, इसमें 60 टेस्ट सीरीज दी हुई हैं ऐप में। और पेड क्विज के लिए हमारे नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए और ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी सजेशन है, कोई कमेंट है, प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताएं। इस वाले में पूछा जा रहा है कि जब भी बिजली बनती है, पावर प्लांट कोई भी हो, सबसे पहले जो भी एनर्जी जाएगी वो टरबाइन में जाएगी, वो रोटेट होगा, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उसमें से। तो जब ये टरबाइन रोटेट होता है तो कौन सी एनर्जी उसमें आती है, जो कि कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में, तो मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि वो घूम रहा होता है। आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि किताब या अखबार पढ़ते टाइम वो एक टाइप का चश्मा लगाते हैं, तो उसमें कौन सी लेंस यूज़ होती है। तो देखिए, जब आप किताबों को पढ़ रहे होते हो तो आप पास का सही से देखना चाहते हो, इसका मतलब आपको पास का सही से नहीं दिख रहा है, जो कि है हाइपरमेट्रोपिया। अब मैं तो क्या है, गुफा में रहता हूँ, यानी कि मायोपिया कनकेव लेंस से सही होगा, तो हाइपरमेट्रोपिया कन्वेक्स लेंस से। इस तरीके से आपको ट्रिकों का इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। अब इसके बाद देखो, कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, वो है मरकरी। और इसी वजह से जो क्लिनिक में थर्मोमीटर यूज़ होते हैं उसमें मरकरी ही डाला जाता है। अच्छा, जो एक नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में होता है उसका नाम है ब्रोमीन। ये पिंक और बैगनी टाइप का दिखता है, जैसे ये हमारा कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ये जो कलर देख रहे हो ना, इसी तरीके से। अब देखो यार, वैसे तो साइंस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको चलते फिरते इसी वीडियो से पता चल जाएंगी, जो कि आपकी हेल्प भी करेंगी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराने में, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन अभी भी बचे हुए समय में अगर आप तैयारी करना चाहते हो पूरी की पूरी एक साथ, तो सारे सब्जेक्ट का सिलेक्शन मटेरियल आपको एक जगह मिल जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज़ और पेड क्विज भी मिल जाएगा, क्योंकि प्री की तैयारी ऐसे ही करी जाती है। आप मज़े मज़े में सारी चीज़ें पहले पढ़ लो सिलेक्शन मटेरियल से, उसके बाद कितना याद रहता है इस चीज़ का सेल्फ असेसमेंट करो टेस्ट सीरीज़ पेड क्विज से, उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लो। लेकिन उसके लिए इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, इन सभी पे, मतलब किसी भी एक पे करोगे, एक साथ 3 तो मिला नहीं दोगे। वैसे कुछ लोग मेरी इस बात पे पता है क्या रिएक्शन देंगे, लेकिन यार जो समझदार लोग हैं वो पिन कमेंट चेक करेंगे, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिलेगा, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें एक साथ आपको मिल जाएंगी पेड क्विज छोड़ के, क्योंकि ऐप में पेड क्विज की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उसके लिए टेलीग्राम पे आना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल वीडियो में आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी देखो, इसमें से सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कौन सा है, तो डायमंड। इससे हार्ड तो कुछ है नहीं, सिवाय एक चीज़ को छोड़ के, हमारे दांत का इनामल। लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, तो डायमंड के साथ जाना पड़ेगा। अभी इसके बाद देखो, साबुन बनाने के लिए कौन सा सब्सटेंस आप यूज़ करोगे, तो यार जान के हैरानी होगी, लेकिन वेजिटेबल ऑयल यूज़ करोगे। अब इसका अगर हाइड्रोजनेशन करा दोगे, निकल कैटलिस्ट उसमें यूज़ होता है, तब जाके आपको वनस्पति घी मिल जाएगा, जिसे आप डालडा के नाम से जानते हो। अगर इसका सैपोनिफिकेशन करा दोगे तब जाके ये सोप बन जाएगा। बस रिएक्शन अलग अलग है, बाकी चीज़ सेम यूज़ हो रही है। खाना बनाने के लिए इनमें से कौन सी गैस सबसे ज़्यादा काम में आती है, तो वो मीथेन है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गैस सिलेंडर में ब्यूटेन और प्रोपेन बढ़ी जाती है। ठीक, अब गैस सिलेंडर की बात चली गई तो एक चीज़ और समझो, कई बार आप अजीब सी महक का अनुभव करते हो और पता लगा लेते हो कि यार सिलेंडर जो है खुला हुआ है या लीक कर रहा है, लेकिन ना तो ब्यूटेन इस तरीके से महकती है, ना ही प्रोपेन। तो फिर क्या महकता है, इथाइल मरकैप्टन महकता है। ये बात भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको चीज़ें पता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि डीजल पेट्रोल वाले वाहनों से निकलती है जब वो स्टार्ट होते हैं, और ये भी उसी में से निकलती है। बेहोश करने के लिए पुराने टाइम पे लाफिंग गैस यूज़ होती थी, लेकिन आज के टाइम पे क्लोरोफॉर्म यूज़ होता है। तो ये जो लाफिंग गैस है, इसे बोलते क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। इस बारे में वैसे आपको पता ही है।
यहाँ पे आप ये बताइए कि जब भी गाड़ियाँ स्टार्ट होती हैं पेट्रोल डीजल वाली, तो मेन क्या बाहर निकलता है? वैसे तो यार नाइट्रोजन के ऑक्साइड, डाइऑक्साइड सब निकल आएंगी, लेकिन सबसे प्रमुख होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका इम्पैक्ट क्या होता है ये अभी तक तो आप जान ही चुके हैं इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन आपको ये सलाह दी जाती है कि जब भी आप घर के अंदर हो या फिर किसी इंडोर स्पेस में हो तो गाड़ी स्टार्ट मत करो, क्योंकि अगर आसपास वेंटिलेशन नहीं हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से आप बेहोश भी हो सकते हो। और वैसे भी जब गाड़ी अंदर स्टार्ट करोगे तो इतनी तेज़ आवाज़ आएगी कि पहले ही मन करेगा बंद करने का उसको। इसमें बताइए कि जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उसके प्रिजर्वेशन में बोले तो उसको सड़ने से बचाने के लिए कौन सा केमिकल आप यूज़ करते हो? सोडियम बेंजोएट। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल होता है अचार बनाना। जो घर पे अचार बनता है उसकी बात अलग है, जो इंडस्ट्री में बनता है उसमें सोडियम बेंजोएट यूज़ होता है। सिट्रिक एसिड आप जानते ही हो, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट NaCl, यही होता है ये। बाकी KCl इंडस्ट्री में काफ़ी सारा यूज़ इसका भी होता है। कौन सा ऐसा मेटल है जो कि बल्ब में लगता है? पुराने टाइम पे जो 100 वाट का बल्ब आप नहीं जलाते थे, जिसमें से बिजली कम और गर्मी ज़्यादा बाहर निकलती थी? अरे यार हीट की बात कर रहा हूँ, मोहल्ला 80 वाली गर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि उसमें मेटल कौन सा यूज़ होता है, मतलब जिसमें लाइट जलती है, जैसे स्विच ऑन करते हो तो वो टंगस्टन का बना होता है। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हो कि बल्ब को जब भी ज़मीन पे मार दो तो फूटने पे एक अलग टाइप की आवाज़ निकलती है, तो उसके पीछे कौन सी गैस होती है? बताना ज़रूर कमेंट में। हमारे देश का सबसे पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, ये कब लॉन्च हुआ था? 19 अप्रैल सन 75 में। क्या आप ये बता सकते हो कि किस देश के सहयोग से ये लॉन्च हुआ था? अगर हम मोमेंटम और वेलोसिटी का रेशियो ले लें तो क्या बनेगा? मतलब P/V। अब P खुद क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी नीचे भी है, ये कट जाएगा तो मास बचेगा। तो देख रहे हो, अगर आपको P बराबर mv नहीं पता होता तो आप ये क्वेश्चन कर ही ना पाते। इसीलिए सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो लोग BPSC देने जा रहे हो, जो भी बेसिक फॉर्मूले होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के अप टू क्लास 10th, वो आप ज़रूर से ज़रूर याद करो। उसका कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है। कई सारे सबूत अभी तक दिखा चुका हूँ, आगे भी दिखा दूंगा, अभी बहुत सवाल बाकी हैं। चलो वीडियो में आगे आते हैं। किन दो चीज़ों को गुणा करने से आपको फोर्स मिलता है? तो न्यूटन चाचा के हिसाब से F बराबर ma होता है। अब ये इक्वेशन आई कहाँ से? फिलहाल ये नहीं बताऊंगा क्योंकि पूछी भी नहीं जाती है, लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि ये इक्वेशन किस नियम से रिलेटेड है इनके, तो दूसरे लॉ से, मास इनटू एक्सलरेशन b। इसमें से यार बता दो कौन सी वेक्टर नहीं है, मतलब स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी फोर्स, ये सब वेक्टर है, वॉल्यूम नहीं है। अब ये सब मुझे कैसे पता कि ये तीनों नहीं है? क्योंकि हमें लिस्ट याद है। अब ये लिस्ट मिलेगी कहाँ? SCS के सिलेक्शन मटेरियल में, जो कि आपको मिलेगा इन नंबर को कॉल करने के बाद। और अगर उस सिलेक्शन मटेरियल की वीडियो देखनी है पूरी, तब आपको हमारे ऐप पे जाना पड़ेगा, जो कि कहाँ मिलेगा? जाहिर सी बात है यार, प्ले स्टोर में मिलेगा। लेकिन उतनी भी जहमत क्यों उठाना, सीधे पिन कमेंट में लिंक दिया है, उस पर टैप कर दो। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? तो ये तो कौन नहीं जानता यार, 1000 मीटर। फिर उसके बाद एक्सलरेशन की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे में टाइम, क्योंकि समय के हिसाब से वेलोसिटी कितने चेंज हो रही है यही तो देखा जाता है ना एक्सलरेशन में। ये तो देखा, एक और फॉर्मूला आपके सामने, जितना याद करो उतना फ़ायदे में रहोगे। वैसे जो यार साइंस वाले हैं 11th में जिन्होंने साइंस ली थी, उसके लिए तो ये हलवे से ज़्यादा और कुछ है ही नहीं है। अब ये अलग सा कंसेप्चुअल सवाल, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? तो पहले क्रेस्ट और ट्रफ का मतलब तो समझो। जैसे ये वेव है, पूरी चीज़ इसी पे आधारित है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ से जब पार्टिकल ऊपर उठेगा तो ये चीज़ ऐसे उठी हुई नज़र आएगी, इसे बोलते हैं क्रेस्ट। अब ये जो नीचे गया इसे बोलते हैं गर्त, क्योंकि अगर इसको प्लेन सरफेस माने इस चीज़ को, तो इससे नीचे गड्ढे टाइप का लग रहा है, तो ये ट्रफ हो गया। ये एक और क्रेस्ट मिला, ये एक और ट्रफ मिला, तो चाहे दो क्रेस्ट एक साथ ले लो या दो ट्रफ एक साथ ले लो, चीज़ आपको सेम मिलेगी, जो कि होती है वेवलेंथ। वैसे ये भी क्यों याद रखना, वेवलेंथ का असल मतलब होता है एक वेव जो कंप्लीट हुई है वो कितना आगे गई है। ये देखो, ये एक वेव हो गई,
अब इसके आगे मैंने क्यों नहीं काउंटिंग की, क्योंकि दोबारा यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। ये भी वेवलेंथ है। इसमें से किसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो अल्फ़ा के पास होता है पॉजिटिव। एक अल्फ़ा पार्टिकल के पास 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक बीटा के पास 1 नेगेटिव, तो बस मिल गया ना, तो ये नेगेटिव हो गया। किसी एलिमेंट के एक एटम की बात हो रही है जिसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यार देखो, एटम है तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और जितने प्रोटॉन है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो उसका एटॉमिक नंबर हुआ, जिसे Z से लिखते हैं 2, और मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जिसे लिखते हैं A से। न्यूट्रॉन भी 2 हैं, प्रोटॉन भी 2 हैं, तो ये 4 हो गया। ये तो यार मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि एटम दिखता कैसे है, मतलब देखा तो किसी ने भी नहीं है, और ना ही आप उसको टच कर सकते हो। अब कुछ लोग कहोगे कि क्या फालतू की बात है, मैंने हवा में हाथ मारा तो 1 करोड़ एटम छू लिए मैंने। ऐसा नहीं है, आप सही मायने में किसी एटम को छू ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आपने छुआ तो कहीं ना कहीं उसके न्यूक्लियस को भी हिला दोगे, और अगर ऐसा हो गया तो वहीं पे कायदे से तो न्यूक्लियर फिज़न हो जाना चाहिए और एक बहुत बड़ा सा धमाका होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन वास्तव में आपने किसको छुआ, तो ये आपने मॉलिक्यूल को छुआ होता है। वैसे इस पे भी एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है जो कि मैं इधर नहीं दूंगा। और इससे पहले अभिजीत सर वाला दोबारा आप रिएक्शन दो मुझको। आपको ये बता दूं कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड चीज़ें हैं अपने चैनल पे वही प्रोवाइड की जाती हैं, और उतने को पढ़ के सिलेक्शन आराम से लिया जा सकता है। और सिलेक्शन मटेरियल उसके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन का काम करता है। कई बार ये बात रिपीट कर चुका हूँ कि कहाँ पे मिलेगा, इन तीनों नंबर पे कॉल करने के बाद। फ़िलहाल वीडियो में आगे आते हैं। तो यार एटम इस तरीके से होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं, और अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पड़े होते हैं। तो ये, और दूसरा एटॉमिक नंबर, मास नंबर कैसे निकलता है, ये आइसोटोप, आइसोबार क्या होते हैं, ये सब कुछ अगर पता रहेगा तो केमिस्ट्री काफ़ी आसान लगेगी। और बीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 4 ऑप्शन में गिवन है, इनमें से बताना है कौन सा मेटल के लिए ट्रू है। तो यार मेटल की बेसिक डेफिनेशन यही है कि आखिरी में आपको 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो देख रहे हो यहाँ 2 मिल रहा है, डी। वैसे 8, 8, 16, 4, 20, तो 20 इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, उतना ही एटॉमिक नंबर। 20 एटॉमिक नंबर किसका होता है? किसी को जानकारी हो तो बता दो, मुझे तो नहीं याद आ रहा अभी। 151 में बात करनी है कि इनमें से क्या रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो जैसे कंट्रोल रूम से अगर ऑर्डर आया तो 2 कांस्टेबल पहुंच जाते हैं। तो जब आप चाय के भगोने को छूते हो वो आपको गर्म लगता है, या फिर करंट को छू के हाथ हटाते हो ना, तो कहाँ से ऑर्डर आता है इस चीज़ का? तो वो अपने यार दूसरे दिमाग से आता है। सेकंड ब्रेन किसको कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, जो कि गले में होती है, इससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। लेकिन ये सब जो ग्लैंड होती है ना, इनको पिट्यूटरी कंट्रोल करके रखती है, कि भाई बताती है कि कब तू ये हार्मोन रिलीज़ करेगा, कितना करेगा, कब नहीं करेगा। क्योंकि बाकी सारी ग्लैंड के पास अपना खुद का दिमाग नहीं होता, वो पिट्यूटरी के इशारे पे चलती हैं। पिट्यूटरी खुद किसके इशारे पे चलती है? हाइपोथैलेमस के। ये कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसी क्रम में इसमें से कौन सा हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करेगी ये सिग्नल देने के लिए थायराइड ग्लैंड को कि तू थायरॉक्सिन छोड़ दे? तो ये हार्मोन होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बोले तो TSH। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? ओविडक्ट में, क्योंकि ये जो फीमेल की ओविडक्ट है, मेल का स्पर्म उधर जाके जमा होता है, तब वो ओवम से जाके कंबाइन करके जाइगोट बनाता है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ हो गई। अब ये थोड़ा अजीब सा सवाल पूछ लिया। रिवॉल्यूशन के टाइम पे, रिवॉल्यूशन समझते हो ना, जैसे ये सूर्य है, पृथ्वी इधर से चली है तो घूम के अगर ऐसे वापस आ गई तो ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट माना जाता है। और अगर इसको पृथ्वी मान लो और ये अपनी तरफ ऐसे ही घूम गई, जैसे रिक्शे का टायर घूम जाता है वैसे ही, या फिर अगर आपको कार मानना हो, आपके स्टैंडर्ड के खिलाफ हो तो कार मान लो, तो जो भी मानना चाहो, लेकिन ऐसे टायर घूम गया तो वो रोटेशन है। और अगर
इस पॉइंट पे घूम के कोई चीज़ वापस आ गई तो रिवॉल्यूशन है। तो इसी रिवॉल्यूशन में जो हमारी पृथ्वी है सूर्य का रिवॉल्यूशन करती है ना, कितना डिस्टेंस कवर करती है, 28 किलोमीटर। जब आप ब्रास यानी कि पीतल के बर्तन को साफ़ कर रहे होते हो तो अमोनियम क्लोराइड का जो पाउडर आप इस्तेमाल करते हो ना, आप नहीं करते हो कोई बात नहीं, इंडस्ट्री में तो किया ही जाता है। तो वहाँ पे जब इस चीज़ का इस्तेमाल होता है तो जो भी गर्म बर्तन है आपका, किस चीज़ के धुएँ निकलते हैं उसमें से, एक तो HCl का कन्फर्म निकलेगा और अमोनिया भी निकलेगी। डी, अमेरिका का एक स्पेसशिप कोलंबिया, उसके साथ हादसा कब हुआ था? फरवरी 2003 में। फरवरी था या शायद जनवरी था, लेकिन जो भी था मुझे डेट याद नहीं। मुझे बस इतना याद है कि कल्पना चावला जी उस समय शहीद हो गई थी। इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि रक्त के थक्के को जमाने में हेल्प करता है? अब देखो यार, ये जैसे नस है तो इसके अंदर खून कतई नहीं जमेगा, नहीं तो पता नहीं क्या क्या हो चुका होता। जब हमें चोट लगती है और हमारी कैपिलरी फटती हैं, आई सेड कैपिलरी, तो कैपिलरी जब रप्चर होती है तो वहाँ से खून बाहर आता है, और जब भी खून हवा के कांटेक्ट में आएगा तो लीवर ने जिस हेपरिन को प्रोड्यूस किया है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद फिब्रिनोजन एक्टिवेट हो जाएगा, और वो फिब्रिन एक्टिवेट होगा, फिर फिब्रिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा थक्का जमाने के बाद, और ये चीज़ वहीं पे जम जाएगी, खून बाहर आना बंद हो जाएगा। लेकिन इस हेपरिन को मोटिवेट करने का काम किसने किया? विटामिन के ने। विटामिन ई अजीब सा होता है, उसकी कमी से औरतों को बांझपन हो जाता है और आप लोगों को इम्पोटेंसी आ जाती है। समझ रहे हो ना इस चीज़ को? ये अब विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, और इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है, शाम 5 बजे के बाद दिखना बंद। अरे यार, वही जो ऑटो चालक मिस्टर कादर खान को बोल रहा था बोल में हुआ था। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के परिणाम स्वरूप आपको क्या मिलेगा? इथाइल अल्कोहल मिलेगा। इथाइल अल्कोहल वही जिसको आप पी सकते हो या तो फिर पेट्रोल में डाल सकते हो। भारत सरकार इस चीज़ को अलाउ कर रही है कि पेट्रोल में शराब मिलाओ और बिंदास चलाओ, और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों को होगा, क्योंकि उनको कुछ नहीं करना। जो कंपनियां इस ब्लेंडिंग का काम कर रही हैं, सीधा गन्ना उठा के उनको दे देना है, ना मंडी जाने की टेंशन, ना भाव पता करने की। लेकिन एक नुकसान ज़रूर हो सकता है इसका, जो शक्कर बनने की उत्पादकता है उसमें कमी आ सकती है। तो जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ नुकसान तो ऑटोमेटिक होगा एक जगह। अब तो ये तो बात हो गई इथाइल अल्कोहल की। 2025 तक सरकार ने टारगेट रखा है कि सारे के सारे पेट्रोल में दारू मिल जानी चाहिए। अब एक होती है मिथाइल अल्कोहल, इसको पी जाओगे तो यमराज जी आपकी फाइल भी खोल देंगे। गलती से पीना नहीं, लेकिन जब आप दाढ़ी बनवाने जाते हो तो आफ्टर शेव में ये मिथाइल अल्कोहल होती है। इसे वुड से स्पिरिट भी कहते हैं। बाकी फॉर्मिक एसिड वही होता है जब चींटी या मधुमक्खी काट लेती है ना, तब आपकी बॉडी में उसको इंजेक्ट कर देती है। अब एसिटल्डिहाइड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो आप डीओ लगाते हो ना, एक्स वाला, जिसके बाद एक महिला आती है कि बाकी सब तो उड़ गया लेकिन आपका परफ्यूम बच गया, तो उसमें एसिटल्डिहाइड होता है। इसमें से यार हार्मोन कौन सा है? तो जाहिर सी बात है इंसुलिन, बाकी सब तो नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं, ये बात आपको पता है। आरएनए तो एकदम ही अलग चीज़ है। 160 में बात करनी है कि HCl को कांच के बर्तन में काहे नहीं रखा जाता है? क्योंकि वो कांच से रिएक्ट कर जाएगा। अब कांच में ऐसा क्या होता है जिससे वो रिएक्ट कर जाएगा? तो SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड इससे रिएक्ट करेगा तो कांच को तोड़ देगा। एक मेटल है, उसको अगर हवा के कांटेक्ट में ले आओ, मतलब खुले में रख दो, तो उसमें हरे कलर की परत जमा हो जाती है, इसे कार्बोनेट कहते हैं। तो कौन सा मेटल है वो? जाहिर सी बात है कॉपर है। अब कई बार आपने ये चीज़ देखी भी होगी कि तांबे का कोई लोटा है, तांबे की घंटी है, उसको खुले में आप जल्दी रखते नहीं हो क्योंकि वो सड़ने लगती है, जिसके बाद हरे कलर की परत उस पर जमा हो जाती है। अच्छा, अगर मान लो आपके पास चांदी है, वो जब इस तरीके से हवा में रखी जाएगी तो सड़ जाएगी, और उसमें से क्या हो जाएगा? काले कलर की परत जमा होगी। बाकी लोहे में जो जंग लगती है उसमें भूरे कलर की परत जमा होती है, और जंग लगना एक केमिकल चेंज का उदाहरण है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब एक बार तांबा आपका हरा पड़ गया तो ओरिजिनल तांबा आपको मिल नहीं पाएगा, आप कुछ भी कर लो। अगर आपको
बाहर के बाहर पेड़ से फल टूट चुके हैं, इसके बाद आपको पकाना हो आर्टिफिशियल राइपनिंग, तब कौन सी गैस यूज़ होगी? एसिटिलीन C2H2। बाकी इथाइलिन जो कि C2H4, ये भी गैस होती है। ये एक हार्मोन होता है, समझ रहे हो? जब पेड़ पे फल लगा हुआ है तब आप जानते हो कि पक तो वो भी जाएगा एक टाइम के बाद, लेकिन कब होगा? जब ये इथाइलिन एक्टिवेट होगा। अगर उसको अभी से तोड़ दोगे तब आपको बाहर से पकाना पड़ेगा C2H2 का यूज़ करके। अगर आपसे ये पूछे कि कौन सा ऐसा केमिकल है जो कि आर्टिफिशियल राइपनिंग में हेल्प करेगा, तो वो है कैल्शियम कार्बाइड। जो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है, वैसे ट्राई नाइट्रोटॉलुइन TNT होता है, नाइट्रोग्लिसरीन मतलब डायनामाइट। जो अल्फ्रेड नोबल थे वो भाई साहब डायनामाइट की डिस्कवरी करके मर गए थे, लेकिन उनकी एक वसीयत थी कि जब तक ये दुनिया है तब तक हर साल फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब में जो अच्छा परफॉर्म करेगा नोबेल प्राइज़ लेके जाएगा। मतलब यार हम बना के जा रहे हैं डायनामाइट, लेकिन हमारे मरने के बाद अलग अलग साइंटिस्ट को अवार्ड मिल रहा है। तो देख रहे हो प्रायश्चित करने का क्या फुल प्रूफ तरीका है। खैर इस पे आगे बात ना करते हुए हम ये जानते हैं कि ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन आखिर है क्या। तो ईस्टर है। अब ये नाइट्रो कंपाउंड नहीं है, ये नाइट्रेट का कंपाउंड होता है, इसलिए इसको नाइट्रो में नहीं रखेंगे, ईस्टर है ये। इवोल्यूशन किस चीज़ पर आधारित होता है? तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के ऊपर। हमने आपको क्या बताया कि चार्ल्स डार्विन जो चचा थे वो एक आइलैंड पे गए थे, उन्होंने अलग अलग टाइप के पक्षी देखे, किसी की चोंच लंबी देखी, किसी की चोंच थोड़ी सी छोटी देखी, किसी के पैर बड़े बड़े देखे, किसी के नुकीले देखे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ पे ये चोंच लंबी और पैर नुकीले थे वहाँ पे जो पक्षी थे उनके पास खाने के लिए केवल कीड़े होते थे, तो भगवान ने उनको ऐसा कर दिया कि वो कीड़े आसानी से उठा पाएँ। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कि जीवित रहना है तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि आप उस परिस्थिति में जीने लायक बनो। किसी बर्तन की जिंक के सहारे आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हो, जिंक की परत उस पर चढ़ा रहे हो, तो जो ये रिएक्शन होगा ना उसमें कौन सी चीज़ कैथोड पे होगी, कौन सी एनोड पे? तो जो ये बर्तन है वो कैथोड पे होगा और जिंक होगा एनोड पे। तो कई बार जो चीज़ें आप इग्नोर कर देते हो कि कोई डायग्राम बना हुआ है, तो डायग्राम को इन्फर करके कि उसमें आखिर हो क्या रहा है, कौन चीज़ कहाँ है, इतना देख के छोड़ दिया करो किताब में। उसमें घुस ना जाया करो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन रट रहे हो, रिडक्शन रिएक्शन रट रहे हो, इसकी ज़रूरत नहीं होती। बस ऊपर ऊपर से चीज़ें देखो, एग्ज़ाम स्पेसिफिक कंटेंट आपका तैयार। और यही एग्ज़ाम स्पेसिफिक कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सिलेक्शन मटेरियल में। साइंस से हमने वो चीज़ें उठाई हैं जो कि आपके स्टेट PCS एग्ज़ाम में काम देगी, ना कि आपको कोई इंजीनियरिंग में भर्ती होना है दोबारा से या तो डॉक्टर बनना है, वो सब नहीं करना ना। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें हमने हटा के रखी हैं। कौन सी ऐसी नोबल गैस है? नोबल गैस का मतलब जो रिएक्ट नहीं करती है, हवा में नहीं मिलेगी, हवा में हीलियम मिलेगी, नियॉन आर्गन तक मिल जाएगी, लेकिन रेडॉन नहीं मिल पाएगी। क्लोरोफिल में कौन सा आयन होता है? तो मैग्नीशियम आयन होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और क्लोरोफिल खुद कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लाइट पड़ती है और उसके बाद फोटोसिंथेसिस रिएक्शन चालू होता है। लाइट रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में और डार्क होता है ग्रेना में। जो लोग ऐसा सोच रहे हो यार बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा में डार्क। इसमें से बताओ कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है? वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब समझे, जिसका कोई यूज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल अपनी अपेंडिक्स बड़ी आंत के आसपास मिलती ज़रूर है, लेकिन कोई रोल नहीं प्ले करती है। एक तो बड़ी आंत का रोल वैसे ही कम है डाइजेशन में, बस जो भी पचा हुआ भोजन है जो कि एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट है, उसमें से पानी निकाल के खून में भेजना और बाकी को सुलभ शौचालय में पहुंचाने में आपकी हेल्प करना, यही तो काम है बड़ी आंत का। अब उस बड़ी आंत में ये पाई जाती है अपेंडिक्स। तो एक तो बड़ी आंत खुद ही कुछ नहीं काम कर रही ज़्यादा, ऊपर से जो है अपेंडिक्स, तो वो तो बिल्कुल ही बेकार है। उसी तरीके से कुछ और भी होते हैं, जैसे कि हमारे पिछवाड़े के आसपास जो छेद टाइप का नहीं होता है, उसमें एक चीज़ निकली होती है जिसे कि हम कहते हैं ये पूंछ हुआ करती थी, फिर जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ ये पूंछ गायब हो गई। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इंसीजर ये तो हमारे दांत होते हैं ना, तो दांत कब से वेस्टिजियल हो गए? वो तो काम में आते ही हैं। इसमें से बताओ कि कौन सा ऐसा शुगर है जो सबसे ज़्यादा मीठा है?
ये शुगर का मतलब वो बोरे में जो चीनी आती है ना 44 रुपये किलो, उससे नहीं है। कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली शुगर भी कहते हैं। अब इसके 3 टाइप बनते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। जिसमें मोनोसेक्राइड सीधे सीधे खून में घुल जाते हैं, डाई और पॉली नहीं घुल पाते। और पॉली में जो एक सेल्यूलोज है उसको पचाने के लिए हमारे हाथ में बैक्टीरिया भी नहीं होते, इसलिए वो नहीं पच पाता, गाय भैंसों में पच जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो कि है फ्रक्टोस, ये फ्रक्टोस पाया जाता है फल में। सबसे ज़्यादा मीठा यही होता है, हैरानी की बात है कि नहीं। और जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा मीठा मानते हो, सुक्रोज को, जो कि गन्ने में पाया जाता है, चीनी में, वो सबसे ज़्यादा मीठा होता ही नहीं है। लैक्टोज की बात करें तो ये 5% पाया जाता है हमारे दूध में। और दूध की जो भी मिठास होती है विदाउट एडिंग शुगर इनटू इट, वो होती है लैक्टोज की वजह से। और ग्लूकोज तो यार सीधे सीधे घुल जाता है हमारे खून में। आप किसी लिफ्ट में खड़े हो तो आप जो है अपने वजन की वजह से लिफ्ट के फ्लोर पे फोर्स लगा रहे होते हो, मान लो कैपिटल F। अब ये फोर्स जीरो कब होगा? फोर्स जीरो का मतलब समझे कि आपके पैर ज़मीन पर रह ही नहीं जाएंगे, आप हवा में तैरने लगोगे। और हवा में क्या तैरोगे? आपका सर उसकी छत से ऐसा टकराएगा कि आप तुरंत बेहोश हो जाओगे। और ये पता है कब होगा? भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जब इस लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी और वो ज़मीन पे ऐसे गिरेगी जैसे मान लिया आपने कोई फ़ोन छोड़ दिया हो अपना, और वो ज़मीन से पट्ट से गिर जाए। जब लिफ्ट के साथ ऐसा होगा ना, तब आपके साथ भी यही हो जाएगा। तो ये फोर्स जीरो तब होगा जब लिफ्ट एक्सलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब ये सब कुछ नहीं है। जब भी फ्री फॉल होता है, कोई भी चीज़ ज़मीन पर छोड़ दी जाती है, तो वो बढ़ती हुई स्पीड के साथ नीचे आती है। उसकी स्पीड हर पॉइंट पे बढ़ रही होती है। किस रेट से? स्मॉल जी, वही लिखा हुआ है। जो ये फ्यूज़ होता है, इसकी वर्किंग आपको हम बता चुके हैं। किससे बना होता है? लेड और टिन के एलॉय से। चंद्रमा से उठा के आप एक पत्थर को पृथ्वी पे ले आते हो, तो चंद्रमा पे जितना भी वजन था उसका पृथ्वी पे आके वो 6 गुना बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा पे जो स्मॉल जी होता है ना, जब वो पृथ्वी पे वो चीज़ आ जाएगी तो उस पर स्मॉल जी 6 गुना लगने लगेगा। मतलब चंद्रमा पे जो भी जी होगा वो पृथ्वी का 1/6 होगा। कहने का मतलब ये भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये जानते हो कि मास तो कभी चेंज होगा नहीं, जो भी चेंज होगा वेट होगा। W बराबर mg के हिसाब से जी बदल रहा है, W बदल जाएगा, तो क्या होगा? वेट चेंज होगा लेकिन मास नहीं। अभी तक अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आगे भी मज़ा लेते रहो, वीडियो अभी बहुत बाकी है। अब इसके बाद 2 चीज़ें, अगर आप सिर्फ रिवीजन करने आए हो तो वीडियो देखो, मज़े लो और अपना रिवीजन करके जाओ। लेकिन पूरी तैयारी करना चाह रहे हो तो सिलेक्शन मटेरियल देखो, उसके बाद पेड क्विज़ लगाओ, देन टेस्ट सीरीज़ पे आओ। और ये तीनों चीज़ें आपको एक साथ मिलेगी इन तीनों नंबर पे कॉल करने के बाद। अब आते हैं वीडियो में आगे। जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है, अगर पृथ्वी को ऐसे गोल मान लो तो एक लाइन बीच से काटो, ऊपर का हिस्सा नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे का सदर्न। लेकिन पृथ्वी का ये शेप वैसे होता नहीं है। क्या शेप होता है? इस तरीके का होता है, जियोइड कहते हैं इसको, मतलब एलिप्स का 3D वर्जन। खैर ये तो अलग की बात हो गई। जो भी ये नदर्न हेमिस्फीयर है, सबसे छोटा दिन होता है यहाँ पे 22 दिसंबर। और सबसे बड़ा कौन सा होता है? 21 या 22 जून, ये भी याद रख लेना। और 21 या 22 मार्च को दिन और रात की ड्यूरेशन बराबर होती है, 12-12 घंटे की। और उस सिचुएशन को इक्विनॉक्स कहते हैं। अब ये जो सोलर एक्लिप्स है ये कब होगा? अब देखो यार, इसकी एक ट्रिक समझो। जब भी सोलर एक्लिप्स होगा तो एक्लिप्स काहे का हो रहा है? सूर्य का। तो बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रा। एक तरफ ये सन आ जाएगा, दूसरी तरफ ये पृथ्वी आ जाएगा। तो सोलर एक्लिप्स तब होगा जब सूर्य नहीं, उसका अपोजिट चंद्रा बीच में होगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लो। व्हेन सन इज इन द सेंटर, इसमें तो ये करना था, लेकिन एक चीज़ और समझो, लूनर एक्लिप्स कब होगा? जब चांद बीच में नहीं होगा, जब पृथ्वी बीच में होगा। एक तरफ सन, दूसरी तरफ मून, तो ये लूनर एक्लिप्स। जैसा कि हम लोग को पता है कि सूर्य से जो भी लाइट आ रही होती है पृथ्वी पे 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है, वो वाइट लाइट होती है। उसको अगर ऐसे प्रिज्म से गुजारोगे तो 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाएगी विबग्योर, विबग्योर नीचे से ऊपर। ठीक,
लेकिन अगर इन सातों कलर से फिर से वाइट लाइट बनानी हो तब क्या करना पड़ेगा, इन सभी सातों कलर को एक उल्टे प्रिज्म से गुजारना पड़ेगा, तो वाइट लाइट फिर से बाहर आ जाएगी। तो द कलर्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ प्रिज्म, ये सही है। ठंडक कैसे होती है, अब ये यार क्वेश्चन अधूरा है, लेकिन वीपीएससी ने ऐसे ही पूछा था, अब क्या ही करें। क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि रेफ्रिजरेटर या एसी में ठंडक कब पहुंचती है। तो जो भी कंप्रेसर होता है ना उनके पीछे, उसमें गैस कंप्रेस्ड फॉर्म में अंदर जमा रहती है। अब इसमें से प्रेशर रिलीज करोगे ना तो गैस एक्सपेंड करेगी और वो सारी चीज़ों को ठंडे करते हुए जाएगी, तो रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस। किसी ट्यूब में वाइट लाइट कैसे प्रोड्यूस होगी, उस फाइबर को गर्म करने के बाद। बी, सोना यार किस में घुलता है, तो हमने आपको क्या बताया कि एक्वा रेजिया, जिसमें HCl होगा, HNO3 होगा, HCl 3 रेशियो में, HNO3 1 में, इसमें जाके सोना घुल जाएगा। सोना क्या, चांदी प्लेटिनम सब कुछ घुल के तबाह हो जाएगा, लेकिन अकेले HCl में डालोगे तो भी नहीं घुलेगा, अकेले HNO3 में भी नहीं घुलेगा। लेकिन HCl HNO3 का अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, अपने को तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दे रखा है। तो यहाँ पे करेक्शन होना था, मिक्सचर ऑफ HCl एंड नाइट्रिक एसिड। ये बीपीएससी वालों से शायद गलती हुई है। एसिड रेन के पीछे जिम्मेदार कौन है, तो इंडस्ट्री, क्योंकि उनसे निकलते हैं तेजाब से भरे हुए धुएं, और जब भी रेनफॉल नीचे आ रही होती है तो वो सारे धुएं इसके साथ कंबाइन होते हैं। और जो हम लोग बात करते हैं ना कि बारिश के पानी को कभी मुट्ठी में उठा के देखना तो धूल धक्कड़ उसमें मिलेगी, जबकि हम लोग को ये पता है कि सबसे प्योर फॉर्म वही होता है वाटर का। उसको इम्प्योर बनाया किसने, तो एसिड रेन ने। महासागरों में जो भी हाई टाइड होती है, जिसके बाद से उसका पानी ऐसे ऊपर उठ जाता है, तो वो चंद्राकार जो ग्रेविटेशनल पुल होता है ना, जो चांद पृथ्वी के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है, हम लोग को ये पता है कि ये जैसे पृथ्वी है, चंद्रा इसके चारों ओर ऐसे चक्कर काट रहा होता है। इस चक्कर में पृथ्वी इस पे फोर्स लगाती है, लेकिन न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से चांद भी पृथ्वी के ऊपर फोर्स लगाएगा, और उसी फोर्स की वजह से ये टाइड वगैरह होती हैं मून। अगर कभी आपने कंपास देखा हो, मतलब ज्योमेट्री बॉक्स वाले कंपास की बात नहीं कर रहा हूँ, जिससे पुराने टाइम पे डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाते थे, स्पेशली जहाज़ में ट्रैवल करते टाइम पे, क्योंकि गूगल मैप जैसी कोई चीज़ होती नहीं थी। आपने फिजिक्स लैब में अगर देखा हो तो उसकी जो भी नीडल है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती रहेगी। जब आप हाइड्रोजन को जलाओगे तो बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्या निकलेगा, ना तो धुआं धूल कुछ नहीं निकलेगा, सीधे पानी निकलेगा, डी। और इसी वजह से इसको सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल मानते हैं, और भविष्य का ईंधन भी इसीलिए इसको कहते हैं। लेकिन समस्या सिर्फ एक है कि ये इतनी हल्की गैस होती है कि कहाँ से अपना रास्ता बना के भाग जाएगी कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, स्टोर करना बहुत कठिन होता है। मायोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है, तो आयरन, हीमोग्लोबिन का ये पार्ट होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि आयरन की अगर कमी हो गई तो हीमोग्लोबिन सही से काम नहीं करेगा, ऑक्सीजन के एटम उससे अट्रैक्ट होंगे नहीं, और आरबीसी ऑक्सीजन को लेके घूम नहीं पाएगी, जिस वजह से अंगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, और इसी का नाम खून की कमी हो जाता है। एस्पिरिन, जो कि दर्दनाशक दवा होती है, जो सर दर्द के टाइम पे एनासिन या डीकोल टोटल नहीं खा लेते थे पुराने टाइम पे, हालांकि इसमें से ज़्यादातर अभी बैन हो गई हैं। ये करती ये थी कि दिमाग की उन नसों को डीएक्टिवेट कर देती थी, जिससे दर्द अगर हो भी रहा हो तो दिमाग को महसूस नहीं कराने देती थी। तो पीड़ाहारी गोलियां ये होती थी, और कभी कभी बुखार में भी इसको यूज़ कर लेते थे। कैसे बनती हैं ये कोई आयुर्वेदिक दवा तो है नहीं कि पेड़ पौधों से बनेगी, जाहिर सी बात है लैब में बनेगी केमिकल रिएक्शन से। बस अगर स्पेसिफिक बात करूं तो जो भी हमारा सैलिसिलिक एसिड है और एसिडिक एनहाइड्राइड, जो 12th में केमिस्ट्री वाले हैं उनकी आंखें चमक गई होंगी, क्योंकि ये चैप्टर में तो मज़ा आती थी हम सभी को, जो भी मेडिसिन वाला चैप्टर होता है, और इसीलिए सभी को मज़ा आती थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी स्टेट पीसीएस या वनडे एग्ज़ाम के आयोग हैं, केमिस्ट्री का जो इन्वायरमेंट वाला पार्ट है या फिर ये जो मेडिसिन वाला पार्ट है, इससे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, तो इन दोनों को ज़रूर पढ़ के जाना। ब्रास, जिसे लोग पीतल पीतल चिल्लाते हैं गांव शहर में, ये किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो कॉपर और जिंक। तो कौन कौन सा एलॉय, बेल मेटल, गन मेटल किस किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए, और कहाँ यूज़ होते हैं ये भी।
जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बताया कि चूहे मार जो जहर है किस चीज़ से बनेगा ये, तो ये बनेगा जिंक फॉस्फाइड से और पुराने टाइम पे पोटेशियम साइनाइड से। लेकिन पोटेशियम साइनाइड का यूज़ अभी नहीं होता है, इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि ये चूहे मार जहर बाद में बनेगा, इंसानों की आत्महत्या का सामान पहले बन जाएगा। क्योंकि इंसान ने अगर जीभ में इसको रख भी लिया तो आधी सेकंड के भीतर यमराज आपकी फाइल खोल देगा। इसीलिए इसके स्थान पर जिंक फॉस्फाइड का यूज़ करते हैं, फॉस्फाइड। लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं तो दुर्भाग्यवश हमको ये लगाना पड़ रहा है। और साथ में सभी लोगों से अपील भी है कि साइनाइड से भैया दूर रहना, क्योंकि सुसाइड करने का मन नहीं भी है और अगर छू लिया तो समझ रहे हो ना, फिर इथाइल अल्कोहल वही इश्क और प्यार का मज़ा लीजिए वाली, मिथाइल आइसोसिनेट वही जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पर रिलीज़ हुई थी। अगर आप गेहूं उगा रहे हो तो फर्टिलाइज़र के तौर पे क्या यूज़ करोगे, तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन, NPK। किसी भी फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का एक बैलेंस रेशियो होना अनिवार्य है। आप जिस भी टाइप की फसल उगा रहे हो उसी के हिसाब से NP और K की मात्रा चेंज होती है। कौन सा ऐसा मेटल है जो बिजली बनाने में यूज़ हो सकता है, तो यूरेनियम न्यूक्लियर फिजन कराने के बाद यूज़ होगा। हमने देखा E=mc²। अब M अलग है, C अलग है, MC एक साथ अगर पढ़ा तो सीधे आपको अपने ACP साहब का चेहरा नज़र आएगा। खैर वो तो अलग की बात हो गई, लेकिन यूरेनियम इतना ज़्यादा यार यूज़फुल है कि जितनी बिजली 10 लाख थर्मल पावर प्लांट से आएगी उतनी बिजली 1 किलो यूरेनियम आपको बना के दे देगा। लेकिन समस्या इसको हैंडल करने की है। अगर इसकी मिस हैंडलिंग हुई तो अल्फ़ा बीटा गामा रे निकलेंगी जो ना सिर्फ आपको बल्कि पूरे मोहल्ले को बर्बाद करके रख देंगी। और उसके बाद आने वाली नस्लों पे असर पड़ेगा वो अलग, कैंसर के जीन ट्रांसफ़र होते रहेंगे। क्योंकि शायद यही कारण है कि देश भर के 6 राज्यों में अभी तक न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और 7वां राज्य आगे नहीं आना चाह रहा है। और वैसे भी चेरनोबिल डिज़ास्टर ले लो और कई सारे और भी हैं, इसकी वजह से इससे लोग कतरा रहे हैं। लेकिन अगर इसकी हैंडलिंग लोगों ने सही से सीख ली, इस पर रिसर्च वगैरह यूज़फुल सक्सेसफुल हो गई, मतलब तब समझ रहे हो ना, मुट्ठी भर यूरेनियम का फिजन कराओ और पूरे देश की बिजली जलाओ। अब यार कोई पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि बाजार से जो 200 रुपये की घड़ी ले आते हो ना, जिसमें नीचे लटक रहा होता है ऐसे ऐसे करके, वही पेंडुलम क्लॉक होती है। नहीं, वो तो बस ऐसे ही शोपीस के लिए लगा होता है। असली जो पेंडुलम क्लॉक होती थी उसमें जैसे ये पेंडुलम है तो ये सीधे सीधे उस घड़ी की सेकंड की सुई से कनेक्ट होता था। अब एक ऑक्सीलेशन जब कंप्लीट होती थी, मतलब ये इधर आए उसके बाद उसको छोड़ दिया जाए, तब ये इधर जाके फिर इधर आए, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो गया तो इसमें 2 सेकंड लगते थे और ये सेकंड की सुई 2 सेकंड आगे चली जाती थी। इस प्रकार से काम होता रहता था घड़ी का। लेकिन समस्या क्या आती थी, गर्मियों के टाइम पे ये चीज़ तो मेटल की बनी है तो एक्सपेंड करेगी, इसकी लंबाई हल्की सी बढ़ जाएगी। तो लंबाई जब बढ़ेगी तो एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए ना इस सेकंड की सुई को आगे बढ़ने में भी समय ज़्यादा लगेगा, तो बाकी घड़ी की तुलना में ये तो पीछे हो जाएगी। उसी तरीके से सर्दियों में इसकी लंबाई कम हो जाएगी और एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में इसको समय कम लगेगा, तो सेकंड की सुई ज़्यादा भागेगी, तो बाकी की घड़ियों की तुलना में ये पूरी घड़ी आगे हो जाएगी। इसी समस्या के समाधान के लिए इसको बनाते हैं अब इनवार से। वैसे इसका यूज़ भी अब बहुत कम होता है पेंडुलम क्लॉक का। जो शौकीन लोग होते हैं वो अमेज़ॉन से मंगवा के अभी भी रखते हैं। तो खैर इसका जो टाइम पीरियड होता है 2π√L/g से लिखा जाता है। 2π तो कांस्टेंट है, फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ से अगर कनेक्शन कट तो पट्टे से गिर जाएगा, तो स्मॉल g का भी प्रभाव है। और लंबाई का तो मैंने बता ही दिया आपको। तो मास पे डिपेंड नहीं है, टाइम पे, टेम्परेचर पे कुछ नहीं है, b लेंथ पे है। तो जो लोग यार हनी सिंह के इस गाने के फ़ैन है, ब्लू है पानी पानी, वो अगर स्विमिंग पूल में ज़्यादा टाइम बिताएंगे तो उनको स्किन में जलन होने लगेगी। इसका कारण आपसे पूछा हुआ है। तो लोग पता है क्या गलती करते हैं, यूवी रे मार के चले आते हैं। अरे उससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना, स्विमिंग पूल नहीं भी जाओगे तो भी जल जाओगे। स्विमिंग पूल स्पेसिफिक पूछा है और उसमें होता है क्लोरीन, जिस वजह से स्किन रिएक्शन हो जाएगा।
अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सारी की सारी मोशन में कन्वर्ट हो जाए तो कितना हीट लॉस होगा। तो वैसे एक इंजीनियर होने के नाते मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस तो होगा, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आइडियल इंजन है, इसीलिए हीट लॉस नेग्लिजिबल होगा। और वैसे भी जनरल साइंस का सवाल है तो आइडियल मान के करोगे तभी सॉल्व भी कर पाओगे, वरना इतना कौन आपसे पूछेगा कि इस टाइप के इंजन में इतना हीट लॉस, उस टाइप के इंजन में उतना। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। तो शुगर का फर्मेंटेशन करोगे तो क्या मिलेगा। आपने क्या सीखा है बचपन से कि अंगूर को अगर सड़ा दोगे तो क्या बनेगी, दारू बनेगी, और वो दारू बनेगी जो कि आप पी पाओगे। बोले तो इथाइल अल्कोहल, कई जगह मिथाइल दिया हुआ है, लेकिन आप खुद से कॉमन सेंस लगाओ ना, अंगूरी शराब ये सब सोचो। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होगी बाई प्रोडक्ट के तौर पे। क्लोरोफिल, मैग्नीशियम पाया जाता है उसमें, और क्लोरोफिल खुद कहाँ मिलेगा, तो क्लोरोप्लास्ट में। इसी क्लोरोफिल की वजह से पेड़ पौधे हरे दिखते हैं। एसिटिक एसिड सिरके में मिलेगा, विनेगर में। मिथाइल अल्कोहल को वुड्स स्पिरिट कहते हैं, आफ्टर शेव लोशन में मिलेगा, और इंडस्ट्री में यूज़ होता है, स्पेशली मेडिसिन में। हमारे सूर्य से जो एनर्जी रिलीज होती है किस वजह से होती है, न्यूक्लियर फ्यूज़न के कारण। वहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है, और जब तक ये ऐसा होगा मतलब अगले 1.3 अरब साल तक सूर्य जिंदा रहेगा। नहीं तो फिर फाइनली उसकी परिणति किस रूप में होगी, वाइट ड्वार्फ, जो कि आगे जाके ब्लैक होल बनेगा। जब आप जॉब पे होते हो तो प्रमोट होते हो, लेकिन ये चीज़ें डिमोट होंगी आगे जाके। न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर रिएक्टर बनता है, न्यूक्लियर बम बनता है। हाइड्रोजन बम जो कि न्यूक्लियर बम से मतलब एटॉमिक बम से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ये न्यूक्लियर फ्यूज़न पर आधारित होता है। राडार का आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट वॉटसन ने किया था। इसी राडार ने अंग्रेज़ों की हेल्प करी थी ये पता लगाने के लिए कि कौन सा विमान है इनको मार के जाने वाला है वर्ल्ड वॉर 2 में। बीपी किससे नापते हो आप, तो स्पिग्नो मैनोमीटर से। वैसे आजकल दूसरी मशीन भी आने लगी है, बैटरी से चलती है, सेल से, घड़ी के सेल से। अनीमोमीटर विंड की स्पीड नापता है। एम मीटर करंट को नापता है। गैल्वेनोमीटर से ये कैसे अलग है पूरी बात बता चुका हूँ। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है, विटामिन B12। हमारे आंत के बैक्टीरिया ये बना देते हैं, उसी तरीके से विटामिन K भी बना देते हैं। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन होता है इसका केमिकल नाम, और इसकी कमी से होता है अनीमिया। विटामिन B1 थायमीन इसका होता है केमिकल नाम, और बेरी होती है इसकी कमी की वजह से। राइबोफ्लोविन B2 को कहते हैं, और इसकी कमी से होता है कीलियोसिस। ये सारी लिस्टिंग आपको SCS के सिलेक्शन मटेरियल में मिल जाएगी। कहाँ मिलेगा पूरी बात बता चुके हैं। जब आप मिलावटी खाना खाते हो, या फिर कोई जहर गलती से या जानबूझ के खा लेते हो, या दारू पी लेते हो, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, लीवर पे। क्योंकि जितने भी विषैली चीज़ें लीवर ही उसका ब्रेक डाउन करता है, जिस वजह से कई बार उसकी सेल खुद ही डैमेज हो जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सबसे ज़्यादा रीजनरेटिव कैपेसिटी लीवर की ही होती है। उसके बाद अगर ये नहीं झेल पाया तो किडनी झेल लेगा, लेकिन उसके जितनी रीजनरेटिव कैपेसिटी इसकी नहीं होती तो ये फेल हो जाएगा। इसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते, पता है ना। फिर लीवर और किडनी के बारे में एक डिफरेंस याद रखना। ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम मतलब ऑक्सीजन पहुंचाने का काम लंग्स का है, और उसको छानना फिल्ट्रेशन का काम है किडनी का। विजिबल रेंज विबग्योर, ये 7 रंग हमें दिखते हैं ना, तो ये किस वेवलेंथ रेंज में आते हैं, 400 से 700 नैनोमीटर। कई बार ऐसा भी होता है ये 370, 80, 90 तक हो सकता है, और कई बार ये 720, 30 तक। तो अप्रॉक्स रेंज इतनी मान सकते हैं। जिस मिट्टी में नमक का कंटेंट ज़्यादा, उसमें जो पौधे उग जाए उन्हें कहते हैं हेलोफाइट, और जो पौधे पानी में उगते हैं वो हाइड्रोफाइट। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन देते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, बायोटिक फैक्टर मतलब जिसमें जीवन है, आसपास की सभी चीज़ें, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब। फिजियोग्राफिक, आसपास पहाड़ है, नदी है। ए बायोटिक, आसपास कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा इकोसिस्टम है, सब कुछ ध्यान में रखा जाता है।